Hello students, welcome again in the surface chemistry. Today we will start new topic of surface chemistry, that is adsorption theory of heterogeneous catalysis. हम लोग इस वीडियो में सरफेस केमिस्ट्री के नए टॉपिक को स्टार्ट करेंगे जो कि है adsorption theory ऑफ हेटेरोजेनियस कैटालिसिस। मैं आप लोगों से एक बात करना चाहता हूँ कि जितना भी सरफेस केमिस्ट्री का वीडियो हमने लोड किया है उसको बार बार देखिए, उसको समझिए और जहाँ तक कोशिश हो उससे नोट्स ज़रूर बना लीजिए। वीडियो को स्टॉप करके आप नोट्स ज़रूर बनाएं क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आपको इससे जो भी क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में दिया गया है सारे आंसर आपको इन्हीं वीडियो से मिल जाएंगे। और उसके बाद भी अगर कहीं आपको दिक्कत होती है, कोई प्रॉब्लम आती है तो आप क्वेश्चन ज़रूर राइज करिए, क्वेश्चन हमसे ज़रूर पूछिए। तो चलिए हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। एडसॉर्प्शन थियरी ऑफ हेटेरोजेनियस कैटालिसिस। तो आप लोग मैं बता चुका हूँ व्हाट इज़ हेटेरोजेनियस कैटालिसिस। हेटेरोजेनियस कैटालिसिस क्या होता है? कैटालिसिस का वह प्रोसेस जिसमें रिएक्टेंट्स और कैटालिस्ट सेम फेज में ना हो, मीन्स डिफरेंट फेज में। दैट मीन्स वी कैन से दैट एडसॉर्बेट विल बी गैस और लिक्विड। जो एडसॉर्बेट है आपका गैस या लिक्विड हो सकता है और एडसॉर्बेंट क्या है? सॉलिड है। तो ये दोनों डिफरेंट फेज में है। ये गैस है तो सॉलिड या लिक्विड है तो सॉलिड। दोनों का फेज क्या होगा? डिफरेंट होगा। एडसॉर्बेट मीन्स रिएक्टेंट and adsorbent means catalyst. And we also know that on increasing concentration rate of reaction increases. Rate of reaction means adsorption means अगर हम concentration बढ़ाते हैं तो adsorption क्या होगा? इंक्रीज कर जाता है। जो कि लिक्विड के टर्म से हम लोगों ने देखा था कि extent of adsorption that means x by m is directly proportional to the rate of concentration in case of liquid is directly proportional to the concentration of adsorbate। तो और हम लोगों को ये भी पता है कि एडसॉर्प्शन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एडसॉर्प्शन क्या है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। दैट मीन्स एनर्जी क्या होती है उसमें? रिलीज होगी। मीन्स एडसॉर्प्शन के प्रोसेस में एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है। एंड रिलीज एनर्जी इज यूज्ड टू इन्हेंस द रेट ऑफ रिएक्शन। और जो एनर्जी रिलीज होती है उसका यूज किस तरह से होता है? टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, या आप कह सकते हैं टू इन्हेंस मीन्स इंक्रीज। और एक्टिवेशन एनर्जी के लिए, एक्टिवेशन एनर्जी के फॉर्म में वो एनर्जी यूज की जाती है फॉर द रिएक्शन। और कैटालिटिक एक्शन क्या है? कैटालिटिक एक्शन कैन बी एक्सप्लेन्ड इन द टर्म्स ऑफ इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन। तो ये जो हेटेरोजेनियस कैटालिसिस है इसमें क्या है? एक इंटरमीडिएट कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। तो इसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द टर्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट कंपाउंड्स। और ये जो मॉडर्न एडसॉर्प्शन थियरी है, हम एडसॉर्प्शन थियरी ऑफ हेटेरोजेनियस कैटालिसिस जो है इसको हम मॉडर्न थियरी भी बोलते हैं। तो मॉडर्न एडसॉर्प्शन थियरी किस पे डिपेंड है या क्या है? इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ ओल्ड एडसॉर्प्शन थियरी एंड इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन। तो पहले जो एडसॉर्प्शन थियरी दी गई थी वो और इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थियरी, इन दोनों को मिला करके ये मॉडर्न एडसॉर्प्शन थियरी है और इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसके मैकेनिज्म को हम लोग देखेंगे। मैकेनिज्म क्या है? मैकेनिज्म ऑफ एडसॉर्प्शन थियरी, इट इन्वॉल्व्स 5 स्टेप्स। इसके मैकेनिज्म में 5 स्टेप्स इन्वॉल्व्स हैं। पहला है, फर्स्ट स्टेप में क्या होता है? डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टेंट्स टू द सरफेस ऑफ कैटालिस्ट। फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं? कैटालिस्ट के सरफेस पर हम लोग रिएक्टेंट को डिफ्यूज करते हैं। और इसके बाद सेकेंड स्टेप क्या है? एडसॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस ऑफ कैटालिस्ट। सेकेंड स्टेप में क्या होता है? फर्स्ट स्टेप में जैसे ही हमने रिएक्टेंट को कैटालिस्ट के सरफेस पर डिफ्यूज कराया एडसॉर्प्शन स्टार्ट हो जाता है। तो सेकेंड स्टेप में जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हैं उनका एडसॉर्प्शन हो जाता है ऑन द सरफेस कैटालिस्ट। कैटालिस्ट के सरफेस पर उसका एडसॉर्प्शन हो जाता है। इसके बाद आता है थर्ड स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप में हमने
रिएक्टेंट को डिफ्यूज कराया कैटालिस्ट के सरफेस पर। सेकेंड स्टेप में हमने क्या किया, सेकेंड स्टेप में क्या हो गया, आपका एडजॉर्प्शन हो गया रिएक्टेंट का कैटालिस्ट के सरफेस पे। थर्ड स्टेप में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बाय केमिकल रिएक्शन ऑन द कैटालिस्ट सरफेस। तो जैसे ही रिएक्टेंट का एडजॉर्प्शन हुआ किस पर, कैटालिस्ट के सरफेस पर, फिर क्या होता है, जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हैं उनका आपस में रिएक्शन शुरू हो जाता है और रिएक्शन करने के बाद एक इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं। और फोर्थ स्टेप इसके बाद आ जाता है डिजॉर्प्शन ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट्स फ्रॉम कैटालिस्ट सरफेस। और फोर्थ स्टेप में जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ कैटालिस्ट के सरफेस पर उसका डिजॉर्प्शन होने लगा। डिजॉर्प्शन आपको पता है, डिजॉर्प्शन मीन्स इट इज़ द जस्ट रिवर्स ऑफ द एडजॉर्प्शन, मीन्स रिमूवल ऑफ प्रोडक्ट एंड मेकिंग अवेलेबल द सरफेस फॉर रिएक्टेंट फॉर फर्दर रिएक्शन। ठीक है, इस तरह से जब डिजॉर्प्शन हो गया प्रोडक्ट का तो जो कैटालिस्ट का सरफेस हुआ वो फिर से फ्री हो गया फॉर अदर रिएक्टेंट्स फॉर द फर्दर रिएक्शन। तो इस मैकेनिज्म को हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं। सपोज करिए कि ये कैटालिस्ट का सरफेस है और ये सारे कैटालिस्ट के मॉलिक्यूल्स हैं। तो आपको पता है जो इनर मॉलिक्यूल होंगे कैटालिस्ट के, ये इनर मॉलिक्यूल हैं, इनकी कोई वैलेंसी फ्री नहीं है, इनकी सारी वैलेंसी क्या है, इंगेज है। लेकिन जो सरफेस पर हैं, सरफेस पर आप जितने देखिए जितने भी मॉलिक्यूल हैं दे हैव फ्री वैलेंसी, सब पे फ्री वैलेंसी आप देख रहे हैं कि वैलेंसी फ्री है। तो जैसे ही रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हमने डिफ्यूज किया कैटालिस्ट के सरफेस पर, जैसे A प्लस B, एक रिएक्टेंट A है दूसरा रिएक्टेंट B है, A और B को जैसे ही हमने कैटालिस्ट के सरफेस पर डिफ्यूज किया तो होगा क्या, ये जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल हैं A और B सबसे पहले क्या होंगे, एक बॉन्ड बनाएंगे, किससे, कैटालिस्ट के सरफेस से, और A मॉलिक्यूल बनाएगा कैटालिस्ट के सरफेस से और B भी बनाएगा। A क्या है, रिएक्टेंट है, B भी, दोनों डिफरेंट रिएक्टेंट हैं। तो इन दोनों का एडजॉर्प्शन हो जाएगा, मीन्स केमीजॉर्प्शन होगा। इन दोनों का क्या हो गया, केमीजॉर्प्शन, मीन्स एक केमिकल बॉन्ड बन गया इस मॉलिक्यूल और A के बीच में, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल और A के बीच में। इसी तरह रिएक्टेंट मॉलिक्यूल और B के बीच में क्या बन गया, एक बॉन्ड बन गया। ये केमीजॉर्प्शन भी हो सकता है, फिजिजॉर्प्शन भी हो सकता है। ठीक है, जैसे ही इन दोनों का एब्जॉर्प्शन हुआ अब क्या होगा, A और B के मॉलिक्यूल के बीच में एक केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से थर्ड स्टेप में आप देखिए, थर्ड स्टेप में क्या होता है, ये जो केमीजॉर्प्शन या फिजिजॉर्प्शन का जो बॉन्ड था A और B से कैटालिस्ट के सरफेस के मॉलिक्यूल से, वो वीक होना शुरू हो जाएगा और एक नया बॉन्ड यहाँ केमिकल बॉन्ड बन जाएगा इन बिटवीन A एंड B। इसी को हम बोलते हैं इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स। इंटरमीडिएट इसलिए बोलते हैं क्योंकि अब यहाँ देखिए, यहाँ A और B के बीच में एक नया बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है एक नए बॉन्ड का। और यहाँ क्या हो रहा है, जो पहले से बॉन्ड बना था A और कैटालिस्ट के मॉलिक्यूल के बीच में और B और कैटालिस्ट के मॉलिक्यूल के बीच में, ये दोनों क्या कर रहे हैं, ब्रेक हो रहे हैं। तो ये इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स हुआ क्योंकि इसमें सरफेस से ये प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये जो बॉन्ड है पूरी तरह से ब्रेक हो जाएगा, A और B के बीच में एक स्ट्रांग बॉन्ड बन जाएगा और इस तरह से हमारा एक प्रोडक्ट बन जाएगा। मीन्स अब क्या होगा, इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स का जब फॉर्मेशन हो जाएगा उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, फोर्थ स्टेप में क्या होता है, ये जो नया प्रोडक्ट बन गया A और B, ये क्या हो जाएगा, इसका डिजॉर्प्शन हो जाएगा और इस तरह से हमारा जो कैटालिस्ट है वो फिर से फ्री हो जाएगा। जिस कंडीशन में पहले कैटालिस्ट था फिर उसी कंडीशन में आ गया और इसके सरफेस पर क्या आएगा, हमारा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होने के बाद सरफेस पर प्रोडक्ट मिल जाएगा। इसी प्रोडक्ट को हम क्या करेंगे, सरफेस से रिमूव कर देंगे। तो फिफ्थ स्टेप में, लास्ट स्टेप में क्या आ जाता है, रिमूवल ऑफ प्रोडक्ट। इस तरह से हम AB का रिमूवल कर लेंगे, जो नया प्रोडक्ट बना रिमूव कर लेंगे और फिर से हमको जो कैटालिस्ट है
वो मिल जाएगा विद द फ्री सरफेस, कैटालिस्ट विद फ्री सरफेस फॉर एडजॉर्प्शन ऑफ अदर रिएक्टेंट। और दूसरे रिएक्टेंट इस पे बड़े आराम से आसानी से एडजॉर्ब हो जाएंगे और फिर से वही प्रोसेस चालू हो जाएगा, प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट को हम रिमूव कर लेंगे। ये बिल्कुल सिंपल सा इजी मैकेनिज्म है, बिल्कुल इजी मैकेनिज्म। इसको हम लोग एक सिंपल तरीके से फिर से हम आपको समझा देते हैं। तो देखिए हम इसी को फिर से एक नए तरीके से आपको समझाने का प्रयास करते हैं, हो सकता है इसमें आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाए। सपोज करिए एक कैटालिस्ट का सरफेस है, कैटालिस्ट का ये सरफेस है, ये हमारे पास क्या है, सरफेस है, ये कैटालिस्ट है। अब हम क्या करेंगे, सपोज करिए कि ये कैटालिस्ट के सरफेस के कांटेक्ट में ए और बी के मॉलिक्यूल को डिफ्यूज किया जाता है। तो दो कलर हमने यूज किया है, ये रेड कलर मान लीजिए बी मॉलिक्यूल है, बी रिएक्टेंट है, और ये आपका क्या है, रिएक्टेंट ए। जब तक ए और बी को सरफेस पर डिफ्यूज नहीं किया गया है तब तक ये सारे मॉलिक्यूल क्या हैं, रैंडम मोशन में। किसमें है, रैंडम मोशन में, इन रैंडम मोशन। दोनों किसमें है, रैंडम मोशन में। ठीक है, रैंडम मोशन में सपोज करिए ये ए का मॉलिक्यूल मूव कर रहा है, किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये इधर मूव कर रहा है, ये इस साइड में मूव कर रहा है, तो सब रैंडम मोशन में है। इसी तरह से बी के मॉलिक्यूल भी रैंडम मोशन में, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये इधर आ रहा है, ये इस साइड में जा रहा है, ये इधर जा रहा है। अब आप देखिए रैंडम मोशन में क्या है, जब तक ए और बी दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आएंगे तब तक रिएक्शन नहीं होगा। तो इन सारे मॉलिक्यूल्स में अगर हम देखें तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे के डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आ सकते हैं और बाकी सब एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आएंगे। तो जो मॉलिक्यूल कांटेक्ट में आएंगे वही फॉर्मेशन करेंगे ए बी का, ए बी मीन्स प्रोडक्ट का फॉर्मेशन। मॉलिक्यूल तो ढेर सारे हैं लेकिन जो प्रोडक्ट बना कितना बना, ओनली वन मॉलिक्यूल। ठीक है, वन मॉलिक्यूल प्रोडक्ट का बना। लेकिन जैसे ही ये रिएक्टेंट ए और बी किसी कैटालिस्ट के सरफेस पर डिफ्यूज किए जाएंगे तो उस कंडीशन में हो क्या ए और बी का एडजॉर्प्शन हो जाएगा, ए और बी का एडजॉर्प्शन हो जाएगा। ठीक है, ए के मॉलिक्यूल और इसी तरह से ये बी के मॉलिक्यूल एडजॉर्ब हो जाएंगे। अब आप देखिए ये ए मॉलिक्यूल, ये बी मॉलिक्यूल, बी मॉलिक्यूल, बी मॉलिक्यूल, बी मॉलिक्यूल। आप यहाँ देखिए ए ए ए ए और ए। अब आप देखिए यहाँ ए और बी के मॉलिक्यूल एक दूसरे कांटेक्ट में आ गए, यहाँ एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ए और ए दोनों कांटेक्ट में आएंगे तो इनके बीच में कोई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा नहीं, लेकिन इस ए और बी के बीच में फॉर्मेशन हो जाएगा, इस ए और बी के बीच में फॉर्मेशन हो जाएगा, इस ए और बी के फॉर्मेशन हो जाएगा। मीन्स एडजॉर्प्शन होते ही जो रैंडमनेस था वो ख़त्म हो गया। रैंडमनेस ख़त्म हुई तो जो एक दूसरे के कांटेक्ट में आने की पॉसिबिलिटी थी वो बढ़ गई तो अब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन ज़्यादा होने लगेगा। दूसरा क्या है, आपको ये पता है कि एडजॉर्प्शन क्या है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एडजॉर्प्शन क्या है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। मीन्स जैसे ही ए और बी मॉलिक्यूल का एडजॉर्प्शन होगा तो उसमें एनर्जी रिलीज होगी। और आपको ये पता है कि केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमको एनर्जी देनी पड़ती है, बाहर से एनर्जी देनी पड़ती है, और उसी को हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। अब क्या है, हमको बाहर से एनर्जी भी नहीं देनी पड़ी, जैसे ही ये एडजॉर्प्शन हुआ वहाँ एनर्जी रिलीज हो गई और वही एनर्जी किस फॉर्म में काम करने लगी, एक्टिवेशन एनर्जी का काम करने लगी और रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा दिया। अब आप देखिए ये जैसे ही ए और बी का फॉर्मेशन होगा, ए और
बी का जैसे ही फॉर्मेशन होगा, ये क्या होगा, इसका डिजॉर्प्शन हो जाएगा, ए और बी। जैसे ही ए और बी का फॉर्मेशन हुआ, इस ए और बी से मिलकर एक नया प्रोडक्ट बन गया ए बी, तो अब क्या हो जाएगा, इसका डिजॉर्प्शन भी हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, डिजॉर्प्शन। और इस तरह से फिर से सरफेस हमारा फ्री हो जाएगा। तो आप देखिए कैटालिस्ट, इसके न तो कोई मास में चेंज होगा, न तो इसके केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंज हो रहा है। ये सिंपल सा प्रोसेस है, एडजॉर्ब हो रहा है। एडजॉर्ब होने के बाद रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जा रहा है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज कर जा रहा है। जैसे ही प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, उसका डिजॉर्प्शन हो रहा है, और फिर से हमको जो कैटालिस्ट है एज इट इज़ मिल जाएगा फ्री स्टेट में फॉर द अदर रिएक्टेंट। ये बिल्कुल सिंपल सा इसका मैकेनिज्म है, और उम्मीद करते हैं कि आपको मैकेनिज्म अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट अगर होना होगा तो आप ज़रूर क्वेश्चन पूछिएगा। There are some important points to note for this theory, that this theory explains, ये थियरी एक्सप्लेनेशन करता है कि हाउ कैटालिस्ट रिमेन अनचेंज्ड इन मास एंड केमिकल कंपोजिशन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। मीन्स रिएक्शन के कंप्लीशन के बाद कैसे कैटालिस्ट बिल्कुल अनचेंज रहता है बाय मास एंड आल्सो बाय कंपोजिशन, ये आपको मैंने बता दिया। दूसरा क्या पॉइंट है कि ये भी एक्सप्लेन करता है हाउ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ कैटालिस्ट इज इफेक्टिव, कैसे बहुत छोटा सा अमाउंट कैटालिस्ट का बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है। आपने देखा कि कैटालिस्ट जैसे ही प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, उसका रिमूवल कर लिया जाता है, उसका डिफ्यूजन हो जाता है, और कैटालिस्ट फिर से हमको फ्री मिल जाता है फॉर द फर्दर रिएक्शन। लेकिन इट डज नॉट एक्सप्लेन द एक्शन ऑफ कैटालिटिक प्रमोटर्स एंड कैटालिटिक पॉइजन्स। लेकिन ये मैकेनिज्म कैटालिटिक प्रमोटर्स और कैटालिटिक पॉइजन के एक्शन को एक्सप्लेन नहीं करता। आपको पता है प्रमोटर्स क्या है और पॉइजन्स क्या है। कैटालिटिक प्रमोटर्स क्या है, विच इंक्रीजेज द एक्टिविटी ऑफ कैटालिस्ट, और कैटालिटिक पॉइजन्स क्या है, विच डिक्रीजेज द कैटालिटिक एक्टिविटी। देयर आर सम इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ सॉलिड कैटालिस्ट। तो सॉलिड कैटालिस्ट के कुछ इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं। सबसे पहला है एक्टिविटी, मीन्स एक्टिविटी ऑफ सॉलिड कैटालिस्ट। तो सॉलिड कैटालिस्ट की जो एक्टिविटी है, इट डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ केमी-जॉर्प्शन। मीन्स उस सॉलिड कैटालिस्ट की जो केमी-जॉर्प्शन की स्ट्रेंथ है वो कैसी है, उस पर डिपेंड करेगा इसकी एक्टिविटी। अगर केमी-जॉर्प्शन का स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होगा तो वो सॉलिड कैटालिस्ट अच्छा कैटालिस्ट नहीं माना जाएगा। केमी-जॉर्प्शन मस्ट नॉट बी सो स्ट्रांग दैट प्रोडक्ट्स आर इमोबाइल्ड एंड अदर रिएक्टेंट्स आर लेफ्ट विथ नो स्पेस ऑन द कैटालिस्ट सरफेस। अगर केमी-जॉर्प्शन की स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा हो कि प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होने के बाद वो रिमूव ना हो सके, उसका रिमूवल डिफ़िकल्ट हो, तब क्या होगा, पहली बार मान लीजिए डिफ्यूजन किया, फर्स्ट टाइम डिफ्यूजन किया रिएक्टेंट का, तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन तो हो जाएगा, लेकिन वह प्रोडक्ट अगर आसानी से उससे रिमूव नहीं किया जा सकता, नहीं कर सकते, तो जो नए रिएक्टेंट हैं उनके लिए सरफेस पर कोई स्पेस ही नहीं होगा। तो कैटालिस्ट की एक्टिविटी किस पे डिपेंड करेगी, स्ट्रेंथ ऑफ केमी-जॉर्प्शन। केमी-जॉर्प्शन की स्ट्रेंथ उतनी ही होनी चाहिए जिससे उस प्रोडक्ट का रिमूवल आसानी से हो सके। दूसरा है फॉर हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन कैटालिटिक एक्टिविटी इंक्रीजेज फ्रॉम ग्रुप 15 to 11। ये जो हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन होता है तो कैटालिस्ट की जो एक्टिविटी होती है पीरियाडिक टेबल में ग्रुप 5 से 11 तक इंक्रीज करती जाती है, और ग्रुप 7 से 9 के लिए ये मैक्सिमम होती है। मीन्स ग्रुप 7 to 9 एलिमेंट्स शो मैक्सिमम कैटालिटिक एक्टिविटी। फॉर एग्जांपल
जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं तो उसके लिए हम लोग प्लेटिनम का यूज करते हैं एज कैटालिस्ट। इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम हाइड्रोजन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू गिव वाटर। तो सबसे बेस्ट कैटालिस्ट आपका क्या होगा? प्लेटिनम फॉर द फॉर्मेशन ऑफ वाटर विथ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर है कैटालिस्ट का सेलेक्टिविटी। सेलेक्टिविटी इज अनदर इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ सॉलिड कैटालिस्ट। तो कैटालिस्ट क्या होते हैं? ये हाईली सेलेक्टिव इन नेचर होते हैं। कैटालिस्ट आर हाईली सेलेक्टिव, दैट इज डिफरेंट कैटालिस्ट गिव डिफरेंट प्रोडक्ट विथ सेम रिएक्टेंट। ये इतने सेलेक्टिव होते हैं कि अगर हम कैटालिस्ट को चेंज कर दें और रिएक्टेंट बिल्कुल सेम रखें तो कैटालिस्ट के चेंज करते ही जो प्रोडक्ट बनता है वो चेंज हो जाता है, जबकि हम रिएक्टेंट क्या रखे हुए हैं? बिल्कुल सेम रखे हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं, फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, रिएक्शन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड विथ हाइड्रोजन। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकिल, अगर हम निकिल कैटालिस्ट यूज करते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन रिएक्ट करके मीथेन का फॉर्मेशन करते हैं और वाटर बनाते हैं। सेम रिएक्टेंट हम फिर लेते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, लेकिन हम क्या करते हैं यहाँ प्रोडक्ट कैटालिस्ट चेंज कर देते हैं। पहले निकिल कैटालिस्ट लिया था, अब क्या लेते हैं? कॉपर इन प्रेजेंस ऑफ जिंक ऑक्साइड एंड क्रोमियम ऑक्साइड, ZnO एंड Cr2O3। अगर ये कैटालिस्ट के फॉर्म में हम लोग लेते हैं इन तीनों को तो यहाँ हमारा बनता है CH3OH, मिथेनॉल बन गया। जबकि अब फर्स्ट कंडीशन जब हमने निकिल लिया था तो वहाँ मीथेन का फॉर्मेशन हुआ था, लेकिन जैसे ही हमने कैटालिस्ट को चेंज किया और रिएक्टेंट बिल्कुल सेम रखा, प्रोडक्ट हमारा क्या हो गया? चेंज हो गया, बन गया मीथेनॉल। थर्ड कंडीशन क्या होती है? सेम रिएक्टेंट हम लेते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड ले लिया और हाइड्रोजन ले लिया, और यहाँ इस बार क्या लिया? केवल कॉपर को ले लिया एज ए कैटालिस्ट। फिर क्या बन गया हमारा? HCHO, दैट इज फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड मीन्स जैसे ही हमने कैटालिस्ट को चेंज किया हमारा प्रोडक्ट चेंज हो गया, जबकि जो हमारे रिएक्टेंट है क्या है? बिल्कुल सेम है। इस तरह से हम देखते हैं जो कैटालिस्ट हैं ये क्या है? हाईली सेलेक्टिव इन नेचर है। मीन्स डिफरेंट कैटालिस्ट गिव डिफरेंट प्रोडक्ट विथ सेम रिएक्टेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स आपका सेफ सेलेक्टिव कैटालिसिस बाय जियोलाइट्स। तो सबसे पहले हमको समझने की ज़रूरत है कि व्हाट इज सेफ सेलेक्टिव कैटालिसिस। तो कैटालिटिक रिएक्शंस विच डिपेंड्स ऑन द पोर स्ट्रक्चर ऑफ कैटालिस्ट and the size of the reactant and product molecules is called safe selective catalysis। मीन्स ऐसा कैटालिटिक रिएक्शन जो किस पे डिपेंड करता हो? साइज ऑफ पोर ऑफ कैटालिस्ट, मीन्स कैटालिस्ट के सरफेस पे जो पोर है उसकी साइज पे डिपेंड करे, उसके साथ साथ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो बनेगा, रिएक्टेंट की साइज क्या होगी, मॉलिक्यूल की साइज क्या है, और प्रोडक्ट कौन सा बनेगा वो भी डिपेंड करेगा ऑन द साइज ऑफ प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स। तो इसी को हम बोलते हैं सेफ सेलेक्टिव। मीन्स सेफ पर सिलेक्शन होता है। जो कैटालिस्ट क्या है वो सेफ सेलेक्टिव है। ऐसे ही रिएक्टेंट को एब्जॉर्ब करेगा जिसके मॉलिक्यूल की साइज उसके पोर में फिट हो सके, और ऐसा ही प्रोडक्ट बनेगा जिसके मॉलिक्यूल की साइज उसके पोर की साइज में फिट हो जाए। और उसका बेस्ट एग्जाम्पल है आपका जियोलाइट। ठीक है, जियोलाइट है क्या? इट इज़ ए गुड सेफ सेलेक्टिव कैटालिस्ट। ये क्या है? बहुत अच्छा सेफ सेलेक्टिव कैटालिस्ट है। और इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? हैविंग हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। तो हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ जियोलाइट को देखते हैं। जियोलाइट का स्ट्रक्चर कैसा है? बिल्कुल हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर है। इस तरह से इसका स्ट्रक्चर है, और एक तरह से ये एल्यूमिनियम, सिलिकॉन और ऑक्सीजन का एक फ्रेमवर्क है। ये क्या है? एल्यूमिनियम, सिलिकॉन और ऑक्सीजन का फ्रेमवर्क। जैसे यहाँ एल्यूमिनियम है तो यहाँ आपका सिलिकॉन आ गया, इधर ऑक्सीजन आ गया, फिर इधर आपका आ गया एल्यूमिनियम, इधर ऑक्सीजन, इधर सिलिकॉन, इधर एल्यूमिनियम। इस तरह से ये किसका फ्रेमवर्क है? एल्यूमिनियम, सिलिकॉन और ऑक्सीजन का। ठीक है,
तो इसको कैसे, ये बिल्कुल हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर है। और एक्चुअली है क्या, ये सिलिका से जब हम किसी सिलिकॉन एटम को रिमूव करके वहाँ एल्यूमिनियम की एंट्री करा देते हैं तो हमारा जियोलाइट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इट इज हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर विथ AlSiO फ्रेमवर्क। अकरेंस इसका क्या है, इट इज फाउंड इन नेचर, ये नेचर में भी पाया जाता है, एज वेल एज सिंथेसाइज, इसकी हम सिंथेसिस भी कर सकते हैं। तो जियोलाइट नेचर में भी पाया जाता है, उसके साथ साथ इसको हम सिंथेसाइज भी कर सकते हैं। यूज, इसका यूज बहुत इंपॉर्टेंट यूज है इन द पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री। पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में जियोलाइट का बहुत ज़्यादा यूज है और बहुत इंपॉर्टेंट यूज यह है कि फॉर क्रैकिंग द हाइड्रोकार्बन्स एंड आइसोमेराइजेशन, हाइड्रोकार्बन्स को क्रैक करने में इसका यूज किया जाता है और उसके साथ साथ आइसोमेराइजेशन में यूज किया जाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है जियोलाइट का ZaSm5। ZaSm5 इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जियोलाइट, जिसका यूज करते हैं टू कन्वर्ट द एल्कोहल इनटू पेट्रोल। एल्कोहल को पेट्रोल में कन्वर्ट करने के लिए ZaSm5 का यूज करते हैं हम लोग, जो है क्या है, एक तरह का एक जियोलाइट है। इसका फुल फॉर्म क्या है, जियोलाइट सोकोनी मोबिल 5। ZaSm5 मीन्स जियोलाइट सोकोनी मोबिल 5। तो इस तरह से ZaSm5 इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वी कैन चेंज द एल्कोहल्स इनटू पेट्रोल या गैसोलीन। गैसोलीन मीन्स पेट्रोल। तो डायरेक्टली ये क्या करता है, एल्कोहल को डायरेक्ट कन्वर्ट कर देता है किसमें, पेट्रोल में। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्टूडेंट्स इसको आप जरूर याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन बनता है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका जियोलाइट और सेल्फ सिलेक्टिव कैटालिसिस। So students, that's all for today and we will continue in next video with new topic of surface chemistry, that is enzyme catalysis.